हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी कार्यालय हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग वाले सब्जेक्ट में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नए सब्जेक्ट नए टॉपिक पर, माफ कीजिएगा, हिंदी यूनिकोड फॉन्ट के। ठीक है ना। तो यूनिकोड फॉन्ट क्या होते हैं, इसको हम आज के सेशन में भली भांति समझने का प्रयास करेंगे और आसान प्रकार से, आसान शब्दों में और आसान लैंग्वेज के साथ समझने का प्रयास करेंगे व्यवहारिक रूप से, और साथ ही साथ में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पर भी बात करेंगे, अर्थात कि कुछ इससे कंटेंट पर भी बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों, आज हमारा ये लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 10 होने जा रहा है, अर्थात ये कि इससे पहले हमारे 9 लेक्चर हो चुके हैं जो अब कहां पर मिलेंगे। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको विजिट करना होगा। प्लेलिस्ट पर आपको सभी सेशन हमारे कंप्लीटली मिल जाएंगे, सिर्फ हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि अन्य विषय भी, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, बीएस के रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है वो सब आपको हमारे प्लेलिस्ट पर देखने को मिल जाएंगे विद नोट्स। और अगर सभी नोट्स और सभी लेक्चर अगर आप एक ही स्थान पर प्राप्त करना चाहते हैं तो निःशुल्क रूप से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी सेशनों की, मतलब सभी सब्जेक्ट की लिंक एक ही स्थान पर मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर अलग अलग है ना, थर्ड ईयर सब अलग अलग सेपरेट तरीके से, और नोट्स की लिंक भी एक साथ ही प्राप्त हो जाती है। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेकेंड यूनिट का सेशन हमारा आज से कंटिन्यू हो रहा है। मतलब कि इससे पहले एक टॉपिक पर हम चर्चा कर चुके हैं जिसमें हमने बात की थी कि हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर और विभिन्न कीबोर्ड। ये टॉपिक हो चुका है। आज सेकेंड यूनिट के अंदर ही देवनागरी लिपि के विविध फॉन्ट्स अर्थात कि यूनिकोड फॉन्ट्स पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। अगर इससे पहले वाला सेशन अगर आपने देखा होगा जिसमें हमने बात की थी हिंदी में उपलब्ध विभिन्न सॉफ्टवेयर और विभिन्न प्रकार के कीबोर्ड पर, तो आज का सेशन आपको कंप्लीटली समझ आने वाला है ना। और अगर नहीं देखा होगा तो थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती है, थोड़े असहज जो है आप अपने आप को महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी प्रयास मेरा रहेगा कि अगर आपने पिछले सेशन नहीं भी देखे होंगे तो भी आपका ये टॉपिक जो आज का है ये पूरी कंप्लीटली समझ आने वाला है। और इसी प्रकार सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज चैप्टर ही दोस्तों हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलती है। तो आइए जान लेते हैं कि आज का हमारे लेक्चर का मेथड क्या है, क्या क्या हम देखने वाले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिकोड फॉन्ट के अर्थ पर, अर्थात कि उसका परिचय हम समझेंगे। उसके बाद में हम इसकी विशेषताओं पर बात करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे इसके विभिन्न प्रकारों पर, कितने प्रकार के ये फॉन्ट होते हैं, यूनिकोड फॉन्ट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करें उससे पहले ध्यान से सुनिएगा, इसकी एक सामान्य सी भूमिका हम तैयार कर ले ताकि हमें आगे कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, देखिए दोनों प्रकार से मैं आप लोगों को, अगर आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आप भली बात ही जानते हैं, लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप एक बार जान लें कि हमारे द्वारा यहाँ पर दोनों प्रकार से मैं आपको गाइड करने का प्रयास करता हूँ, आपको कन्विंस करने का प्रयास करता हूँ, एक व्यवहारिक रूप से और एक होता है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट अर्थात सैद्धांतिक पार्ट। सैद्धांतिक पार्ट इसलिए होता है ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाए, बेहतर कंटेंट उसको दे पाए एग्जामिनर को, एग्जाम में आंसर राइटिंग के तौर पर। और व्यवहारिक समझ इसलिए ताकि आप इस कंटेंट का, इस डेटा का आप अपने व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग कर पाए। ठीक है ना। दोनों ही रूपों से समझना बहुत आवश्यक है। जिस किसी भी टॉपिक को आप दोनों प्रकार से समझ लेते हैं, व्यवहारिक और थ्योरेटिकल, तो इसका यकीन मानिए उस टॉपिक को फिर आप जीवन में कभी भूल नहीं सकते। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हिंदी यूनिकोड फॉन्ट की, तो विशेष रूप से जो यूनिकोड फॉन्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इसका एक बड़ा प्रश्न है। और कई बार देखा गया है, कई स्टूडेंट्स की जो है कंप्लेंट भी आती है, कई जो है बड़ी शिकायत रहती है कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आता है, और विशेष रूप से किताब में पढ़ने में समझ नहीं आता है। तो वो समझ क्यों नहीं आता, उसके पीछे की अगर हम बात करें तो सिंपल सा फॉर्मेट ये है कि जिसने कभी कंप्यूटर यूज किया हो, जिसने कभी कंप्यूटर चलाया होगा, तो उसे बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ चलाना काफी नहीं होता है, कंप्यूटर के बारे में सामान्य सी जानकारी भी होना चाहिए उसको। अगर सामान्य सी जानकारी है कंप्यूटर की तो आज का ये टॉपिक उनके लिए एकदम फ्लो में जाने वाला है, बहुत ईजी होने वाला है। लेकिन अगर आपका और कंप्यूटर का कोई संबंध नहीं है तो फिर थोड़ी सी समस्या आपको यहां पर आ सकती है ना। यूनिकोड फॉन्ट की अगर बात करें तो ये कुछ और नहीं बल्कि कंप्यूटर में ही जो हम टाइपिंग करते हैं विभिन्न प्रकार के डेटा, जैसे मान लेते हैं कि हमने हिंदी में कोई डेटा है, कोई लेटर है, हमने टाइप किया। ठीक है, अब उस लेटर को हिंदी में टाइप करके हिंदी फॉन्ट में, देवनागरी में, कृति में, मंगल छोड़ दीजिए, देवनागरी, कृति या किसी और फॉन्ट में, कोकिला वगैरह, ऐसे कई सारे फॉन्ट हैं हिंदी के, किसी में भी हमने टाइप करके उसे जो है हम बोलते हैं कि फॉरेन किसी और देश में भेज दिया, जहां पर
देवनागरी कृतिदेव के जो है कोई फॉन्ट नहीं चलते हैं या हिंदी नहीं चलती कुल मिलाकर वहां पर। तो वहां पर जो हम ये फॉन्ट यहां से जो लेटर भेजेंगे वो लेटर वहां पर कंप्लीटली कोई भी व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, पढ़ नहीं पाएगा। जब भी वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेगा, सिस्टम में ओपन करने का प्रयास करेगा, तो ओपन होते ही उसे कुछ भी अजीबोगरीब शब्द नजर आएंगे, अक्षर नजर आएंगे, वो कंप्लीटली उसको पढ़ नहीं पाएगा। तो उसे पढ़ने योग्य कैसे बनाएगा वो? तो उसी फॉन्ट को जो हमने उसको लेटर दिया है, जिस फॉन्ट में, अर्थात कि हिंदी के जो फॉन्ट थे उसमें हमने उसको लेटर दिया था, लेकिन उस लेटर को वह कन्वर्ट करेगा दूसरे फॉन्ट में या तो यूनिकोड फॉन्ट में, जो उसके फॉन्ट है ना, या उनकी जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश ले लीजिए, कोई सी भी लैंग्वेज जो उसके रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है, तो उसके जो फॉन्ट होंगे उसमें कन्वर्ट करेगा, तब कहीं जाकर वो उस लेटर को पढ़ पाएगा। तो इस समस्या से निपटने के लिए एक सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया गया। तो सॉफ्टवेयर का नाम है यूनिकोड फॉन्ट नाम का। यूनिकोड कुछ और नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर, एक सारणी है जिसमें विश्व की लगभग सभी भाषाओं को उसमें स्थान दिया गया है, ताकि किसी भी कंप्यूटर में अलग अलग फॉन्ट को इंस्टॉल करने की झंझट ना रहे, है ना। सिर्फ एक यूनिकोड फॉन्ट को इंस्टॉल कर लिया, बाकी सभी भाषाएं उसके अंदर आ जाती है। समझ पा रहे हैं? तो अब जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपके सामने कोई ऐसा डेटा है, जिससे मान लेते हैं कि उर्दू मान लीजिए आप, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को उर्दू नहीं आती। उर्दू मान लीजिए, उर्दू में कोई लेटर है आपके पास में, अब उसको आपको टाइप करना है हिंदी या इंग्लिश में, तो क्या करेंगे? तो उसे क्या करेंगे, उससे को पढ़वाएंगे, किसी से भी पढ़वा करके उसे समझेंगे, समझकर उसे अपनी भाषा में, जो भी आपकी भाषा है उसमें टाइप करने का प्रयास करेंगे, उसे टाइप करेंगे। उस टाइप को आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल लें तो आप, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका स्मार्टफोन। जैसे आज आप स्मार्टफोन के द्वारा इंग्लिश में लिख करके हिंदी में टाइप कर देते हो, वो कुछ और नहीं बल्कि वो भी एक यूनिकोड फॉन्ट का ही एक प्रकार है। फॉन्ट ही तो है वो, है ना, फॉन्ट ही है ना। गूगल इंडिक नाम से आपको कीबोर्ड मिलता है गूगल पर, प्ले स्टोर पर, जहां से आप इंस्टॉल करके मोबाइल में और इंग्लिश में लिख करके हिंदी में टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार का एक अन्य फॉन्ट है, ये कुछ और नहीं है। ठीक है ना, बस इतना सा ध्यान रखना। अब आइए, अब थोड़ा सा हम कंटेंट पर बात करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसके माध्यम से अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि यूनिकोड फॉन्ट क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके परिचय की। परिचय के अंतर्गत अगर बात करें तो यूनिकोड फॉन्ट एक कंप्यूटर फॉन्ट है। कंप्यूटर फॉन्ट खाली सुनते चलिएगा, कंप्यूटर नहीं भी चलाया होगा, नहीं नॉलेज होगा ना तो भी चलेगा, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपका टॉपिक क्लियर होगा, डोंट वरी। देखिए, ये सिर्फ एक कंप्यूटर फॉन्ट है, इसमें सभी अक्षरों के लिए एक विशेष संख्या दी जाती है। सभी अक्षरों के लिए विशेष संख्या दी। अक्षर मतलब ये हुआ कि हर एक अलग अलग भाषा के जो अक्षर होते हैं ना, उनके लिए अलग अलग एक प्रकार का क्रम दिया जाता है, नंबरिंग की जाती है। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर में नंबरिंग की जाती है। ठीक है, सभी भाषाओं को उसमें स्थान, तो सभी भाषाओं के अक्षरों को अर्थात उनकी लिपियों को उसमें स्थान दिया गया है। इसकी मदद से अर्थात यूनिकोड फॉन्ट की मदद से आप काफी आसानी से अलग अलग भाषाओं में टाइपिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, है ना। अगर यूनिकोड फॉन्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो आप किसी भी दुनिया की किसी भी भाषा में आप टाइपिंग कर सकते हैं। क्लियर? उदाहरण के लिए, जिस तरह आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से हिंदी टाइपिंग करते हैं, वैसा ही कंप्यूटर में भी हिंदी टाइपिंग करने के लिए यूनिकोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है ना। तो वर्तमान में अगर हम बात करें इसके इस्तेमाल की, अगर इसके इस्तेमाल की, पहले तो ध्यान रखिए जो पॉइंट है, अर्थ, व्याख्या और परिचय, तीनों में से किसी भी रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। तो वर्तमान में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कई दिग्गज कंपनियां हैं दोस्तों, जिनके द्वारा इसको काफी लोकप्रिय तरीके से उसका प्रयोग किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां इनका यूज करती है। यह लगभग सभी लोकप्रिय जितने वेब ब्राउजर है या डिवाइसेस है, उन सब में यह काम करता है, सभी में काम करता है, लगभग सभी में। अगर कुछ को छोड़ दें तो, है ना, कुछ को छोड़ दें। अब जैसे कि एप्पल कंपनी है तो उसका सॉफ्टवेयर अलग ही है, तो उसमें अगर हम सोचे कि ये हूबहू उसी प्रकार से काम करे जैसा कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट वाले मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में काम करता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ को छोड़ दें तो लगभग सभी वेब ब्राउजर में या डिवाइसेस में ये इसी प्रकार से काम करता है। चूंकि ये लेटर्स को दिखाए गए संख्या पर आधारित होता है,
क्योंकि एक क्रम दिया जाता है, एक संख्या पर आधारित होते हैं, और इसी कारण से ये विभिन्न देशों और भाषाओं में इसे आसानी से उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न देशों के द्वारा उनकी अपनी भाषाओं में आसानी से इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या निर्धारित करके अक्षर व वर्ण संग्रहित करता है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि चूंकि विश्व की सभी भाषाओं को इसमें संग्रहित किया गया है। सभी भाषाओं को मतलब ये मत समझिए पूरी भाषा मतलब कि भाषाओं की लिपियों को, क्योंकि टाइपिंग जब होती है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, भाषा की या लिपि की। तो कंप्यूटर तो लिपि में टाइप करता है ना भैया, है ना, लिपि के अकॉर्डिंग चलता है। तो सभी लिपियों को, जितने भी अक्षर होते हैं उन लिपियों के, उन सबको एक क्रम दिया गया होता है, उस क्रम के अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। और इसी का यही रीजन है इसका कि विश्व के किसी भी देश के द्वारा उसकी किसी भी भाषा के माध्यम से जो है उसमें बड़ी आसानी से उसमें काम किया जा सकता है। ठीक है ना। अब जरा इसकी विशेषताओं पर बात करें तो आपका ये जो परिचय वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। विशेषताओं की अगर बात करें तो यूनिकोड फॉन्ट एक क्या है, एक कोड सारणी है, एक कोड सारणी है। इन लिपियों को लिखने पढ़ने के लिए इनपुट मेथड एडिटो या फर्स्ट फाइल की जरूरत पड़ती है। यूनिकोड 16 बिट को एक इकाई के रूप में लेकर चलता था, लेकिन अब जो है 32 बिट इसको कर दिया गया है। अब सुनिए इसका मतलब क्या हुआ। जिस फॉन्ट की हम चर्चा कर रहे हैं ये एक सारणी के रूप में होती है, एक सारणी के रूप में होती है जो अलग अलग फॉन्ट का प्रयोग करती है, अलग अलग लिपियों का प्रयोग करती है, विश्व में प्रचलित कई भाषाओं का। दूसरी बात, इसको पढ़ने लिखने के लिए, अर्थात ये कि जब यूनिकोड फॉन्ट का हम प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करने के लिए, अर्थात कि जो हमारा डेटा है उसको पढ़ना हो या लिखना हो, इसके लिए हमें एक मेथड की इस्तेमाल करना होता है, इनपुट मेथड एडिटो, है ना, जिसे कीबोर्ड के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। यूनिकोड में पहले अगर हम बात करें, यूनिकोड फॉन्ट की अगर बात करें तो ये 16 बिट पर आधारित था। इस पर 16 बिट पर आधारित था, मैक्सिमम 16 बिट थी, लेकिन अब इसको और बढ़ा करके 32 बिट कर दिया गया है। और सामान्य से जानकारी रखने वाले कंप्यूटर के चालकों को बताऊं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की बात करें तो आप भी भली बातें जानते हैं कि आज के जो हार्डवेयर आ रहे हैं वो 32 या 64 बिट में अभी कंप्यूटर चल रहे हैं। तो 32 से 64 बिट तक आ चुका है। तो जब से कंप्यूटर 32 से 64 बिट का हुआ है तब से इस यूनिकोड में भी बहुत परिवर्तन आया है, क्योंकि यूनिकोड की भी एक श्रृंखला थी, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, है ना, 16 के बाद में 24 बिट, फिर 32 बिट। ठीक है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर हार्डवेयर एक्सेप्ट करने लगा 64 बिट तक को, वैसे ही अब यहां पर 16 बिट का स्थान थोड़ा सा, है ना, मैक्सिमम जो काम होता है इसमें 32 बिट के माध्यम से अधिक काम होने लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विश्व की सभी लिपियों से सभी संकेतों के लिए एक अलग कोड बिंदु प्रदान करता है। ध्यान से समझते चलिएगा, सुनते चलिएगा। ये जो फॉन्ट है लगभग विश्व की जितनी भी भाषा हैं, अलग अलग भाषाएं, उन सबको एक अलग अलग कोड देता है, एक अलग अलग कोड। वही कहानी हुई ना यार, एक सारणी है तो सारणी में क्या होगा, सभी भाषाओं की जितनी भी लिपियां हैं सबको अरेंज करना होगा, एक क्रम से अरेंज करना होगा। और जब कोई किसी भी चीज को हम क्रम से अरेंज करते हैं तो क्या करते हैं, उसको नंबरिंग करते हैं ना, नंबरिंग देते हैं। तो यही तो कहने का प्रयास है, जो हम नंबर बोल रहे हैं वही इसके लिए कोड हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये वर्णों को एक कोड देता है, ना कि ग्लिफ को। ग्लिफ, ये ग्लिफ क्या है, तो ये ग्लिफ देखिए, ध्यान सुनिएगा। यहां पर हमने बात की है वर्णों की, मतलब अक्षरों की, लिपि की। ठीक है। वो ग्लिफ का मतलब होता है पूरा एक सेंटेंस, मतलब ये कि अक्षरों को या वर्णों को, विभिन्न चिन्हों को, उनकी मात्राओं को एक क्रम में बना करके एक पूरा सेंटेंस जैसा पूरा कंप्लीट सजा कर दे दे। तो इसकी व्यवस्था ये नहीं करता है। मतलब यहां मान लीजिए सेंटेंस कि पूरा वाक्य नहीं, ये सिर्फ वर्णों को क्रम देता है, अक्षरों को क्रम में रखता है। तो यह एक ऐसी सारणी है जिसमें अक्षरों को क्रम अनुसार रख करके और एक विशेष कोड उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि टाइपराइटर जब उसको टाइपिंग करे या उसको पढ़े तो आसानी से वो उसको उसमें कन्वर्ट, अपनी भाषा में कन्वर्ट कर पाए या अपनी वांछित भाषा में टाइपिंग कर पाए। क्लियर है। ये सेंटेंस पर बात नहीं करता है, सेंटेंस की व्यवस्था नहीं करता है। यूनिकोड भाषाओं को एकीकरण का प्रयत्न करता है, जितनी भी यूनिकोड की भाषा है उनको एक जगह, एक स्थान पर लाने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा इस नीति के कारण सभी पश्चिमी यूरोपीय भाषाओं को लैटिन के अंतर्गत समाहित किया गया है। तो पश्चिमी यूरोप की जितनी भाषाएं थी, पश्चिम यूरोप की बात करें, पूर्वी यूरोप की नहीं, वैसे तो यूरोप, पूरा यूरोप में कई सारे देश है,
है ना, कई सारी कंट्री है। तो जो पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप में भी चूंकि जो अलग अलग छोटे छोटे देश थे उनमें भी अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। तो इसके लिए इसके माध्यम से प्रयास किया गया कि उन सभी देशों की जो भाषा है उनकी लिपियों को लेकर के एक लैटिन भाषा के अंदर उन सभी को समाहित कर दिया जाए, और यही इसने करने का प्रयास किया है। इसके अलावा स्लोविक भाषाओं को सिरिलिक के अंतर्गत रखा गया है। तो स्लोविक भाषाएं जो होती है दोस्तों, स्लोविक भाषाओं की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूर्वी यूरोप के देशों के द्वारा बोली जाती है। और अगर हम बात करें तो उत्तरी साइबेरिया, जो रूस का एक भाग है साइबेरिया, है ना, पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया का साइबेरिया क्षेत्र, उसके द्वारा विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये अलग अलग थी, इस कारण से इन सबको समेट करके और जो पश्चिमी यूरोप की भाषा थी लैटिन, उनके साथ में संबंध बनाने के लिए सिरिलिक भाषा विशेष रूप से प्रयोग, सिरिलिक जो फॉन्ट होते हैं वो विशेष रूप से प्रयोग आते हैं, प्रयोग में यूज मतलब यूज होते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना। तो स्लोविक भाषाओं के माध्यम, देखिए पहले पश्चिमी यूरोप को एक ही भाषा में लाने के लिए लैटिन में कन्वर्ट करवा दिया, उसके बाद में स्लोविक भाषाएं जो बिखरे हुए क्षेत्रों में बोली जाती थी उसके सभी फोंटों को एक साथ करके और सिरिलिक के अंतर्गत ला करके रख दिया, ताकि पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। इसके अलावा हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कश्मीरी, सिंधी आदि भारतीय भाषाओं की अगर हम बात करें तो इन्हें देवनागरी के नाम से ही एक ब्लॉक में रख दिया गया है। एक सेकेंड, दोस्तों क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। एक्चुअली स्टूडियो की लाइट जा चुकी है, स्टूडियो की लाइट जा चुकी है, इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ेगा क्वालिटी पे। ज़्यादा प्लीज इग्नोर कीजिएगा इसको ना, ज़्यादा माइंड ना करें। चलिए, तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली जो भारतीय भाषा हैं इनको एक ब्लॉक में रख दिया, एक ब्लॉक में। इसी प्रकार से चीनी, जापानी, वियतनामी, कोरियाई भाषाओं को यूनिहान के नाम से एक ब्लॉक में रख दिया गया। मतलब एक ब्लॉक में समझिएगा ना, एक एक पार्ट अलग अलग, ठीक है। इसी प्रकार से अरबी, फारसी, उर्दू आदि को अन्य ब्लॉक में। तो इन भाषाओं को भी इसने अलग अलग ब्लॉक में पुट किया है। चलिए नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रकारों पर, यूनिकोड फॉन्ट के विभिन्न प्रकार। तो प्रकारों के अंतर्गत दोस्तों अगर हम बात करें, यार क्वालिटी ज्यादा खराब नहीं आ रही ना, क्योंकि जब लाइट जाती है ना स्टूडियो की तो जो मेन लाइट होती है हमारी वो बंद हो जाती है। एक मिनट थोड़ा सा व्यवस्था करते हैं, एक सेकेंड, इसके लिए विंडो को ओपन करते हैं, थोड़ा सा पड़ जाएगा, आप लोगों को दिक्कत आएगी। ओके, आई थिंक अब और पहले से बेटर है। चलिए अब थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं इसके प्रकारों पर। इसके प्रकारों पर तो प्रकार तो मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिए थे कि यार ये 8 बिट से 8, 16 और 32, लेकिन इसमें बीच बीच में 24 बिट भी आता है, ठीक है, जिसका प्रयोग नाम मात्र का होता है। लेकिन जो मेन जो इसकी यूनिट है या बिट है वो सिर्फ 3 ही है। तो इसलिए कहा गया कि यूनिकोड जो है ये इसके 3 रूप होते हैं, इसके 3 विशेष प्रकार होते हैं, UTF-8, UTF-16 और UTF-32, ठीक है। तो अब ध्यान सुनिएगा, मान लेते हैं कि आपके पास में 10 पृष्ठों का कोई एक पत्र है, एक लेटर है, जिसमें रोमन, देवनागरी और अरबी, इन तीनों के कुछ चिन्ह वहां पर उस लेटर में है। मतलब तीनों का कहीं ना कहीं प्रयोग देखने को मिला है, जिसमें रोमन के भी कुछ साइन है, देवनागरी में हो सकता है जिससे देवनागरी में लिखा हुआ है और रोमन के साइन हो, अरबी के साइन हो, तो अलग अलग प्रकार से उसमें चिन्ह है, अक्षर है। तो इन चिन्हों के यूनिकोड अलग अलग होते हैं। आप भी समझते हैं तीनों भाषाओं के यूनिकोड जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो कुछ चिन्हों के 32 बिट के यूनिकोड में शुरुआत में 0 होते हैं। अब मतलब ये हुआ कि जो रोमन, देवनागरी और अरबी भाषा है, इसका जो प्रारंभ में कहा गया है कि इसमें प्रारंभ में जो बिट होते हैं 32 बिट जो होते हैं
शुरुआत में कुछ शून्य होते हैं। 32 बिट में शुरुआत में कुछ शून्य होते हैं, जो वो शून्य होते हैं वो किस बिट में होते हैं? 32 बिट में। तो आगे कहा जा रहा है कि अगर हम उन 32 बिट वाले शून्यों को हटा दें तो बाकी का जो मटेरियल है उसे हम 8 बिट के द्वारा पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं या अपने कंटेंट को प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जो लेटर है हमारे पास में, मान लेते हैं 10 की जरूरत नहीं, किसी भी पेज का एक लेटर है हमारे पास, उस लेटर में अलग अलग भाषाओं के साइन मौजूद है। साइन मतलब चिन्ह मौजूद है। अब उन चिन्हों में ये तय होता है कि 32 बिट के साइन उसमें जो होते हैं वो 0 होते हैं प्रारंभ में। तो अगर हम उन 0 को हटा दें, इसका मतलब क्या हुआ कि 32 बिट वाला जो कंटेंट था हमारे पास में, उसको हमने पार्ट को हटा दिया है 32 बिट वाले को। तो बचा हुआ जो पार्ट है उसे हम 8 बिट की सहायता से आराम से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, इजीली प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार रूसी, अरबी और हिब्रू आदि के यूनिकोड है जिसमें शून्य को छोड़ देने पर उन्हें प्रायः 16 बिट से निरूपित किया जा सकता है। कहने का अर्थ ये, जो रूसी, अरबी और हिब्रू भाषा है जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, इनमें जो शुरुआती शब्द होते हैं, जो शुरुआती शून्य होते हैं, जिस शून्य की हम बात कर रहे हैं, उनको 16 बिट, उनको अगर हटा देते हैं, शुरुआती शून्य को छोड़ देते हैं जो कि 32 बिट वाले थे, उनको अगर छोड़ देते हैं तो बाकी कंटेंट को हम 16 बिट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और यहां पर 16 बिट मतलब कितना बाइट हो गया? 2 बाइट, क्योंकि 8 बिट इजिकल टू 1 बाइट हो रहा था। 1 बाइट है ना, 8 बिट इजिकल टू, मैं आगे बताने वाला हूं, डोंट वरी। तो 8 बिट इंटू 8 बिट बराबर कितना था? 1 बाइट था। तो अब यहां पर 16 बाइट है, 16 बिट है तो कितना बाइट हो जाएगा? 2 बाइट। ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया है कि यहां जो अन्य भाषाएं हैं, रूसी, अरबी, हिब्रू, यहां रोमन देवनागरी और अरबी भाषा में, अरबी भाषा को 8 बिट के माध्यम से पढ़ा जा सकता था, लेकिन यहां पर रूसी, अरबी और हिब्रू भाषा जो है इसको 16 बिट के माध्यम से पढ़ा जा सकता है, जो लास्ट वाला कंटेंट बचा हुआ है उसको। देवनागरी, चीनी, जापानी आदि को प्रारंभिक शून्य हटा देने के बाद में उस वही शून्य 32 बिट वाले शून्य अगर हटा देते हैं तो 24 बिट अर्थात कि 3 बाइट से निरूपित किया जा सकता है। तो भाषाओं के क्रम के अनुसार याद रखेंगे आप लोग, है ना। रोमन, देवनागरी और अरबी में अगर प्रारंभ के 32 बिट वाले शून्य को हटा दे तो 8 बिट के माध्यम से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। वहीं रूसी, अरबी और हिब्रू में, हिब्रू भाषा के अंदर अगर उन शून्य को हटा दे जो 32 बिट वाले हैं तो हम बाकी के कंटेंट को जो है 16 बिट के माध्यम से उसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहीं अगर हम देवनागरी, चीनी और जापानी की बात करें तो 32 बिट वाले शून्य को हटाने के बाद में हम 24 बिट की सहायता से उसको निरूपित कर सकते हैं। परंतु ऐसे संकेत होंगे जिसमें शून्य नहीं होंगे, तब उन्हें निरूपित करने के लिए 4 बाइट ही लगेगा। अब यहां पर ये लास्ट वाली लाइन याद रखना, क्या बोल रहा, लास्ट वाली पंक्ति क्या बोल रही है कि अगर ऐसा हुआ कभी किसी भाषा में जब शून्य है ही नहीं, अब दिमाग में एक सवाल भी चल रहा होगा ना कि जिस शून्य को हम हटाने की बात करें, जो 32 बिट वाले शून्य थे, अगर उनको हटाने की बात कर रहे हैं, अगर मान लेते वो बिट ही नहीं है, वो शून्य ही नहीं है, 32 बिट की आवश्यकता ही नहीं है वहां पर, तो फिर क्या करेंगे? तो अगर शून्य नहीं है तो फिर आपको पूरे 24 बिट, 4 बाइट ही लगेंगे, पूरे 4 बाइट ही लगेंगे। मतलब कि 32 बिट में ही उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको निरूपित करना पड़ेगा 32 बिट में ही ना। तो ये हो जाएगा आपका 32 बिट, 32 बिट में ही आप इसका प्रयोग करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अरे कहां लिखा गया यार, इसको हटाना पड़ेगा। ओके, UTF-8, UTF-16 और 32, इन सबके काम करने के जो ढंग हैं वो अलग अलग है। ये आप यहां पर देख चुके हैं, अलग अलग भाषाओं के माध्यम से अलग अलग। UTF-8 की बात करें तो कुछ लिपि चिन्हों के लिए, कुछ के लिए 2 बाइट, कुछ के लिए 3, कुछ के लिए 4 इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, UTF-8 ही। और यहां पर एक बात और विशेष रूप से याद रखें आप लोग, जितना बाइट कम होगा कंप्यूटर उतना ही स्मूथ काम करेगा, ये भी याद रखिएगा, है ना। जिस फाइल का बाइट जितना कम होगा उतने ही स्मूथ कंप्यूटर काम करेगा। अब आगे समझिए, UTF-16 इसी काम के लिए, UTF-16 जो है इसी काम के लिए 16 न्यूनतम बिटों का इस्तेमाल करता है। अर्थात जो बिटें, जो चीजें UTF-8 में केवल 1 बाइट की जगह लेती थी, ध्यान सुनिएगा। अब यहां पर 8 जो है, UTF-8 है, ये चूंकि 1 बाइट का प्रयोग कर रही है और उसी काम को करने के लिए
जो 16 बाइट है ये 16 बिट है वो 2 बाइट का काम कर रही है, 2 बाइट में काम कर रही है। तो इस उद्देश्य से हम कह सकते हैं, इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि यहां पर जो UTF-8 है इसका प्रयोग 16 की अपेक्षा ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ये कम बाइट का प्रयोग कर रही है। इससे स्पष्ट है कि प्राय UTF-8 में इनकोडिंग करने से UTF-16 की अपेक्षा कम बिट्स लगेंगे। UTF-16 की अपेक्षा UTF-8 को अधिक प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ज्यादा स्मूथ काम करेगा, है ना। तो UTF-16 और UTF-32 में यह विशेषता है कि अब कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है 32 बिट और 64 बिट का हो गया है, इसलिए UTF-8 की फाइलों को प्रोसेस करने में अब UTF-16 और 32 की फाइलों की अपेक्षा अधिक समय लगेगा। अब चूंकि जब तक कंप्यूटर का जो कॉन्फ़िगरेशन था, जो बिट था, वो 64 नहीं था, लगभग 32 ही हुआ करता था, तो उस समय UTF-8 का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता था। लेकिन जब से कंप्यूटर हार्डवेयर का बिट 64 हो चुका है, तब से अब 8 का प्रयोग ना के बराबर हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब इसकी प्रोसेस थोड़ी लेंदी हो चुकी है, क्योंकि सिस्टम अपडेट होता है हमेशा ही। तो अब UTF-16 और UTF-32 का प्रयोग अधिकतम रूप से किया जाता है। क्लियर है? इसी के साथ में दोस्तों हमारा सेशन आज का होता है कंप्लीट। मुझे कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके जरूर बताइएगा कि आज का जो सेशन था कंप्लीटली समझ आपको आया या नहीं आया, कहीं पर कोई कमी तो नहीं छूटी, बताइएगा जरूर दोस्तों। और इस जो कंटेंट था, आप ये इसको आसानी से डिस्क्रिप्शन में जाकर के PDF के रूप में आप इसे ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक छोड़ दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिन कर दी गई है। और इसके अलावा अगर आप सभी नोट्स, जैसे कि लेक्चर नंबर अब 11 हम कल डिस्कस करेंगे, तो ये लेक्चर नंबर 1 से लेकर अभी तक की जितने भी नोट्स है, जितने भी PDF है हमारे, उनको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपको जो है हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर आने की आवश्यकता है, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। कल वाले सेशन में हम बात करेंगे टेक्स्ट टू स्पीच की। जी हाँ, हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही टेक्स्ट टू स्पीच हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने जा रहा है, जो हम कल फिक्स टाइम पर बात करेंगे। आज भी सेशन लेट ही हुआ है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है अभी स्टूडियो में, इसलिए सभी क्लासेस थोड़ी सी डिले चल रही है। रात में 9 बजे की जो क्लास हमारी लाइव क्लास होती है वो एकदम फिक्स है, वो डेली 9 बजे ही होती है, टाइम पर हो रही है वो। बाकी का थोड़ा सा टाइम शेड्यूल जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, जिससे उम्मीद तो यही है कि हम बहुत जल्दी 2-3 दिनों के अंदर ही इसको पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। वो सभी क्लासेस हमारी टाइम पर ही आने लगेगी, क्योंकि हिंदी साहित्य की जो फर्स्ट क्लास है ये इसका टाइमिंग है मॉर्निंग में 7 बजे का। और कोशिश रहेगी कि कल परसों से ही जो है आपको मॉर्निंग 7 बजे की क्लास मिलना प्रारंभ हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको बता दूं मैं कि जो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की जो मैं बात कर रहा था, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दी गई है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, इजीली ज्वाइन कर पाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा कोई अन्य डाउट अगर आपको आ रहा हो तो आप ऊपर लिखे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है वो, कॉलिंग नंबर नहीं है। व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके और वेट करना होगा आपको, समय मिलने पर हमारे द्वारा उस पर रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।